कल से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। 10वीं से ऊपर की कक्षाएं चलेंगी 12 जुलाई से। पंचायत चुनाव में सभी पदों के आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन होगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाई गई। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पटना में वृक्षारोपण कार्यक्रम। नमस्कार, मैं स्वास्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से अनलॉक 4 के तहत कोविड के कारण जारी प्रतिबंधों में और छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करने, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया। फिलहाल परीक्षाएं संचालित नहीं होंगी, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कोविड मानकों के अनुसार ली जा सकेगी। कल से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने और सभी शिक्षण संस्थानों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षक और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों के बिंदुवार जानकारी देते हुए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पहले की तरह ही एक दिन बीच कर संध्या 7 बजे तक खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। निजी वाहनों के पैदल आवागमन पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयों, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, चश्मा की दुकानें। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सभी पदों के आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करके उसे ऑनलाइन देने का निर्देश दिया है। प्रदेश में 8000 से अधिक पंचायतों में अगस्त से अक्टूबर के बीच चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोविड संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जुलाई से नवंबर तक प्रदेश के 8 करोड़ से भी अधिक लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 22 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। राजधानी पटना के मंदिरी नाला का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 67 करोड़ रुपए की लागत से 1289 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई में इस नाले का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस नाला और सड़क का निर्माण हो जाने से आवागमन और सुगम हो जाएगा। योजना स्वीकृत थी, काम चालू हो गया था, लेकिन उस समय जो बड़े पैमाने पर जल जमाव हुए तो उससे कुछ निर्देश आए थे उच्च न्यायालय के, उसको फिर सेटिस्फाइड करते हुए उसकी सारी तकनीकी अड़चनों को दूर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और नगर निगम की जो स्मार्ट सिटी की जो टीम है, उन लोग सभी लोगों ने मिलकर इस योजना को स्वीकृति दिया। हम लोग वहाँ के सभी लोगों के साथ प्रयासरत थे और मुझे बहुत खुशी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर राजधानी पटना के किदवईपुरी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। एक जानकारी साझा करते चले, इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है।
हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का फैसला किया है। प्रत्येक अवधि में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होंगे। बोर्ड ने जारी बयान में कहा है कि ये विभाजन विषय विशेषज्ञों के विचारों और विषयों के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड विभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक अवधि के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर उनकी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को भी मिला हुआ था। केंद्र सरकार इसे बहाल करने के पक्ष में है। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अन्य पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का राज्यों का अधिकार छीन गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने की दिशा में काम कर रही है। और अब बात करते हैं बाढ़ की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण उत्तर बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न जिलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है। मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर है। सुपौल जिले के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया जिले के अररिया में खतरे के निशान से ऊपर है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर हो गई है। प्रदेश में मानसून की स्थिति सामान्य बनी हुई है। विभिन्न जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिण बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक अधिक रहा। मौसम विभाग ने पटना समेत 11 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से चौकसी बरतने की अपील की है। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे के आदी लोगों ने वैकल्पिक नशों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान जहां शराब की तस्करी के मामले सामने आए, वहीं अनेक युवा स्मैक और ऐसे ही दूसरे प्रतिबंधित नशे का शिकार होने लगे। इससे जहां एक ओर घर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं अपराधों में भी वृद्धि देखी गई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि किस प्रकार सीमांचल क्षेत्र में शराबबंदी के दौरान युवाओं में स्मैक और हेरोइन के नशे का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। स्मैक का नशा जोर पकड़ने लगा है। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में इन दिनों 15 से 25 साल के अनेक युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति केंद्र में काम कर रही काउंसलर ज्योति कहती हैं कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में समाज के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है। मैक्सिमम ये पूर्णिया, कटिहार के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं तो उसमें से ज़्यादा आ रहा है कि टीनेजर एज के ग्रुप में आप ले लीजिए कि 15 साल से लेके 25 इयर्स तक के जो बच्चे हैं ये इसको अच्छी तरह से अडेप्ट कर लिए हैं। कटिहार नशा मुक्ति केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर RN पंडित कहते हैं कि केंद्र में ऐसे युवाओं का इलाज तो हो रहा है, लेकिन परिजनों का प्रयास और सामाजिक पहल भी नशा मुक्ति की दिशा में ज़रूरी है। कि उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं, उनके गार्जियन का सपोर्ट रहता है। एक आदमी को हम लोग यहाँ रखते हैं साथ में कि वो उसका देखभाल करे, और हम लोग दवा से जो होता है और जो काउंसलिंग से होता है उतना काम तो हम लोग करते रहते हैं, उसी से लोग छोड़ते हैं। हालांकि स्मैक जैसे नशों के चंगुल में फंस चुके युवा भी इससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। जी हाँ, छोड़ना चाहते हैं। घर परिवार और फैमिली से परेशान है। कोई बढ़िया नज़र से नहीं देखता है कि स्मैक पीता है, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। क्या बहुत तरह का बात है। हम खुद भी किसी के पास नहीं जाते हैं, अपना फैमिली के पास, कि हम स्मैक पीते हैं, हम काहे किसी के पास जाएंगे।
वहीं इनके परिजन भी कहते हैं कि नशे के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं। इतना ठो स्मैक देता है, जेवर भी एगो देता था तो इतनी ठो स्मैक देता था, साड़ी कपड़ा लेता है तो एगो पुड़िया देता है। गार्जियन कितना परेशान होता है इससे? गार्जियन तो मैंने बहुत परेशान, मैंने कि घर का सारा मैंने सामान बेच के ये स्मैक वाला को देता है, एगो पुड़िया देता है। कहते हैं कि युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। नशे से युवा पीढ़ी की मुक्ति का रास्ता घर से शुरू होकर समाज तक और फिर सरकार तक पहुंचता है। सभी की इसमें कुछ न कुछ भूमिका है, लेकिन सबसे अहम भूमिका परिवार की है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब बात करते हैं चर्म रोग की। तो बरसात के मौसम में चर्म रोग एक बड़ी समस्या है। ऐसे में एहतियात बरतने के साथ साथ डॉक्टर की सलाह और उचित उपचार जरूरी है। पेश एक रिपोर्ट। बेहद आम है जो बरसात के मौसम में काफी लोगों को परेशान करती है। दाद एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद की समस्या अक्सर उन लोगों को होती है जिन्हें अधिक पसीना आता है। आवश्यक है कि दाद की समस्या होने पर इसका सही व पूर्ण इलाज लिया जाए। यदि आपको भी दाद की समस्या हो रही है तो एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनकी सलाह अनुसार इसका पूर्ण इलाज करवाएं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप को विश्व के सभी देशों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों की क्षमता मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी है। नागर विमान मंत्रालय ने समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न गैर तकनीकी श्रेणियों एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए रेलवे भर्ती परीक्षा का 7वां और अंतिम चरण 27 जुलाई से। देश भर में मार्च के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के न्यूनतम मामले सामने आए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यक उपकरण और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। नवादा जिले के काशीचक प्रखंड की 2 पंचायतें सुभानपुर और रेवड़ा जगदीशपुर पंचायत में 18 साल से ऊपर के 100% लोगों का हुआ टीकाकरण। खगड़िया सदर अस्पताल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर नगर निकायों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय परिसर के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष केके सिंह समेत 10 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। 10वीं से ऊपर की कक्षाएं चलेंगी 12 जुलाई से। पंचायत चुनाव में सभी पदों के आरक्षण रोस्टर की जानकारी ऑनलाइन होगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाई गई।
और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पटना में वृक्षारोपण कार्यक्रम। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।